गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित आपको नए नए वीडियो उपलब्ध हो सके। टॉपिक चल रहा था प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग कारक, जिसमें अपन ने ऐसे बहुत सारे रोग कारक होते हैं जो रोग फैलाने का कार्य संपादित करते हैं के बारे में अध्ययन किया। उसके अलावा कौन कौन से पादपों में होने वाले सामान्य रोग हैं और उस रोग के क्या लक्षण हैं और ये बीमारी या रोग हैं वो कौन से रोग कारक के द्वारा उत्पन्न होता है के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम बात करेंगे पादप रोगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट डिजीज, पादप रोगों का वर्गीकरण। अब पादप के रोगों का वर्गीकरण हमें क्यों करना पड़ा या इनको करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये पादपों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो बीमारी कवक के कारण, वो बीमारी जीवाणु के कारण। ये जीवाणु कवक और फाइटोप्लाज्मा से न होकर के आपकी ये बीमारी पादप में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। तब अपन क्या करते हैं, ये बीमारी कवक के कारण हो गई होगी, जीवाणु के कारण हो गई होगी, तो उस जानकारी के अभाव में अपन या तो कवकनाशक या फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड दवाइयों का उपयोग करके उसके ऊपर छिड़काव कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं। अब क्लाइमेट, जलवायु चेंज हो जाता है, उसके कारण भी पादप में अनियमितता हो जाती है और फलस्वरूप रोग के लक्षण प्रकट करता है। जैसा अपन समझते हैं वैसा होता नहीं। तो कि सर कैसे समझेंगे कि ये रोग किसके कारण हुआ है? तो इसको समझने के लिए, वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए इनका वर्गीकरण करने की हमें आवश्यकता पड़ी कि रोग के लक्षण क्या हैं। सबसे पहले रोग के लक्षण देखेंगे, इसके पादप रोग के लक्षण, यानी कि पादप रोगग्रस्त हुआ है तो क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। उस लक्षणों के आधार पर अपन पैथोजन का मतलब है रोग कारक, उस रोग जनक का पता लगाएंगे और पता लगाने के बाद उसका ट्रीटमेंट या उपचार करने का कार्य संपादित किया जाता है। तो इस प्रकार से इनके लक्षणों को समझने के लिए, उनके रोग कारक को समझने के लिए, अब रोग कारक बहुत सारे हैं, देखो यहाँ मैंने नाम लिखे, कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, शैवाल के द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, निमेटोड्स, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, परजीवी, वायरस, वायु और पोषक तत्वों की कमी के कारण। ये ऐसे बहुत सारे रोग कारक हैं, कोई एक रोग कारक नहीं है कि वायरस के कारण बीमारी हो गई, नहीं। अब ऐसे प्रकृति में बहुत सारे रोग कारक हैं। उस रोग कारकों की हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए कि किसके कारण रोग फैला है, उसकी जानकारी हासिल करने के लिए पादप रोगों का वर्गीकरण करने की हमें आवश्यकता पड़ी। अब पादप में रोग है वो फैलाने के जो कारक होते हैं, उस कारक को क्या कहते हैं? रोग कारक, ठीक है। और इसी रोग कारक क्या है? पैथोजन। ऐसे कुछ कारक होते हैं, जीवित हो सकते हैं, मध्यवर्ती हो सकते हैं और अजीवित। ऐसे कारक हैं जो पादपों में रोग फैलाने का कारण बनते हैं, उसे रोग कारक या पैथोजन कहते हैं। ये अब स्वभाव, उसकी प्रकृति, पोषक तत्वों की कमी और के आधार पर है। ये तीन प्रकार हैं। पहला, जीवित रोग जनक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग।
जीवित रूप का, यानी कि प्रकृति में कैसे है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा जीवित है भी और नहीं भी। और जब मैंने आपको वायरस पढ़ाया विषाणु, उसमें बताया सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, तो यह मध्य जीवित, न जीवित है न मृत है। तो सजीव और निर्जीव वाले प्राणी होते हैं वो आ जाएंगे आपके मध्य जीवित में। और एक तीसरा प्रकार है जो आपको बोर्ड को नहीं दिखाई दे रहा, अभी मैं रोटेट करवा करके बता दूंगा आपको जब अपना टॉपिक आएगा तब। तो वो है अजीवित कारक, जिसमें कोई जीवित नहीं है और वो पोषक तत्व होते हैं। अजीवित क्या है, पोषक तत्व जो मिट्टी में होते हैं, और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के कारण पादप पुनरावृत्ति विकास नहीं कर पाता और अपन समझ बैठते हैं कि कवक के कारण बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले डिस्कशन करता हूं मैं जीवित रोग कारकों द्वारा उत्पन्न होने वाले विकार या रोग। पहला है कवकों के द्वारा। कवकों के द्वारा बात पहले भी मैं आपको बता चुका था कि पादपों में अधिकांश जो बीमारियां या रोग डिजीज उत्पन्न होती है किसके कारण होती है, कवक के कारण होती है। ठीक है, तो कवकों के द्वारा उत्पन्न होने वाला यहाँ पर एक रोग का नाम एक एग्जाम्पल मैंने बताया, वो है गेहूं का रोली रोग। ठीक है, और ये गेहूं का रोली रोग इस कवक के कारण होता है और इसका आपकी रूप जनक है वो है पक्सीनिया। ठीक है, ये पक्सीनिया के कारण उत्पन्न होने वाली एक बीमारी है, डिजीज है, और पक्सीनिया एक प्रकार का आपका क्या है, कवक। ठीक, दूसरा जीवाणु के द्वारा। इसका पैथोजन कौन होगा, जीवाणु। एक एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग। ठीक है, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग, और ये नींबू का जो सिट्रस कैंकर रोग है वो एक जीवाणु है जिसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु के कारण नींबू का सिट्रस कैंकर रोग होता है। और सिट्रस कैंकर रोग के लक्षण अपन लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा है सेवालों के द्वारा। सेवालों के द्वारा बीमारी होती है चाय का लाल भूरी रोग, ये सेवाल के द्वारा फैलता है। प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाले रोग, कॉफी का फ्लोएम उत्तक से, यानी कि प्रोटोजोआ कॉफी के प्लांट को संक्रमित करके फ्लोएम की उत्तक कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय करने या नष्ट करने का कार्य संपादित कर लेता है। और जैसे ही आपका उत्तक क्षय हो जाएगा, फ्लोएम ही पूरा मर जाएगा, तो इसके भोजन के जो निर्मित होने की प्रोसेस और पादप में फ्लोएम के द्वारा भोजन को शरीर के या पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, तो वो नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है सूत्रकर्मी, या इसको कहते हैं निमेटोड्स। सूत्रकर्मी या निमेटोड्स के द्वारा फैलने वाली बीमारी, वो बीमारी है जड़ गांठ रोग। जड़ गांठ रोग, और ये जड़ गांठ रोग होती है गेहूं के जड़ों के अंदर गांठें बन जाती है, जिसके कारण पादप सफलतापूर्वक सर्वाइव नहीं कर पाते। फाइटोप्लाज्मा के द्वारा बैंगन का लघुकण रोग होता है। बैंगन का लघुकण रोग, लघुकण का मतलब पत्तियां बैंगन की बड़ी होती है और ये छोटी बन करके रह जाती है, तो इसको कहते हैं बैंगन का लघुकण रोग। दूसरा है स्पाइरोप्लाज्मा, इसके द्वारा मक्का का स्टंट रोग होता है। परजीवी पुष्पीय पौधों के द्वारा, जिसमें आती है अमल, यानी कि अमल बेले वो किसी पौधे के सारे ऊपर की ओर चढ़ जाती है और परजीवी के रूप में काम करके उस रस से चूसक, यानी कि रस को चूस लेता है और फिर उस पादप को, जिस फर्स्ट सेल को, जो बोन प्लांट है, उसको आपका जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो ये सर्वाइव नहीं कर पाते।
अब यहाँ पर फाइटोप्लाज्म, सूत्रकृमि, जीवाणु और कवक के बारे में और जीवाणुओं के बारे में, फाइटोप्लाज्मा और वायरस, विषाणु, इनकी परिभाषा, इनकी क्या प्रकृति होती है, क्या इनके गुण होते हैं और किस प्रकार से पादपों में रोग फैलाने का कार्य करते हैं, ये अपन लास्ट वीडियोज में डिस्कशन कर चुके हैं। और रही बात सूत्रकृमि और सेवालाप, तो ये सूत्रकृमि, निमेटोड्स, आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी में एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, निमेटोड्स या सूत्रकृमि, तो उस संदर्भ में आपको वापस वहां पर पढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसी बीमारियां हैं जो आपके जीवित रोग जनकों के द्वारा फैलती है, यानी कि प्रकृति में लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में कार्य संपादित करते हैं। प्रेजेंट अवस्था में कैसे हैं? जीवित है, और जीवित रहते हुए रोग फैलाने का काम करते हैं पादपों में, इसलिए इसको कहते हैं जीवित रोग जनक। ठीक। दूसरा, मध्य जीवित रोग कारकों द्वारा उत्पन्न होने वाले विकार या डिजीज रोग। ठीक है। मध्य जीवित का मतलब क्या हुआ? मध्यवर्ती है, न सजीव है और न निर्जीव, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी के रूप में कार्य संपादित करता है। ऐसा है आपका एक तो विषाणु और दूसरा है वायरस। वायरस और विषाणु में क्या फर्क है? विषाणु में डीएनए अथवा आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होगा, और वायरस में आपका एसएसआरएनए। एसएसआरएनए का मतलब होता है एकल सूत्रीय राइबोन्यूक्लिक अम्ल, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। विषाणु के द्वारा टोबैको मोजेक, तंबाकू मोजेक रोग उत्पन्न होता है, टीएमडी बीमारी विषाणु के द्वारा होती है। दूसरे वायरस के द्वारा आलू का तर्क तंत्र रोग है वो फैलता है। इस प्रकार से ये आपके मध्य जीवित रोग कारक की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है अजीवित रोग कारकों के द्वारा। अजीवित रोग कारकों के द्वारा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि बीमारी कवक के कारण फैले, बीमारी शैवाल के कारण फैले, बीमारी कवक के द्वारा, जीवाणु के द्वारा फैले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि अजीवित कारक पादप को प्रभावित करता है तब भी आपके पादपों में रोग उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। और वो कौन कौन से हो सकते हैं अजीवित कारक? पोषक तत्व, यानी कि ये कारक है। पोषक तत्व एक ऐसा कारक है जो फसल को नहीं मिलेगा तो फसल का वृद्धि और विकास नहीं है, तो ये कमी के कारण पादप सर्वाइव नहीं कर पाता है और विकृत हो जाता है। और अपन समझ बैठते हैं कि जीवाणु के द्वारा बीमारी हुई है, तो जीवाणु नाशक दवाइयों का अपन छिड़काव करके इसको नष्ट कर देंगे, तो वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। पोषक तत्व की कमी के कारण चावल का एक खेरा रोग होता है, चावल का खेरा रोग होता है पोषक तत्वों की कमी का। ऐसे बहुत सारे पादपों में पोषक तत्वों की कमी के कारण बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो ये चावल का जो खेरा रोग है वो जिंक पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। और उत्तम जी आपको पढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 7वां लेसन पढ़ा रहे, जिसमें है आपके पौधों के आवश्यक पोषक तत्व, उसमें आप डिटेल से कर लेना। और 11वीं की एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान में भी आपके चौथा पाठ दिया हुआ है, पोषक पौधों के आवश्यक पोषक तत्व। कौन कौन से 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनके क्या लक्षण हैं, यदि पादप को जिंक नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जैसे समस्त लक्षण। ऑक्सीजन की कमी के द्वारा आलू का कृष्णकांड अति रोग होता है। अधिक और कम तापमान ज्यादा हो गया, तापमान कम हो गया तो उस संदर्भ में पाला पड़ेगा, कम तापमान पर पाला पड़ेगा, फसल सर्वाइव नहीं करेगी तो मरेगी। दूसरा, उच्च ताप पर फूलों द्वारा सूरजदार, यानी कि फूल जो पादप के ऊपर बढ़ते हैं उस
पुष्प बनते हैं, वो पुष्प के ऊपर सूरज के अधिक प्रकाश या अधिक टेम्परेचर के कारण सफेद या भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका फूल खराब हो जाता है और फूल ही खराब हो जाएगा तो फ्रूट बनने की कोई संभावना नहीं रहती। वायु प्रदूषकों के द्वारा, वायु प्रदूषक आपके कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अलावा और जो हानिकारक गैसें होती हैं, ठीक है, जो आपके प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, जो प्रदूषण फैलाते हैं वो आपके पॉल्यूटेंट या प्रदूषक, कैसे? प्रदूषक। ऐसे प्रदूषकों के कारण आम का काला सीरा रोग होता है। आम का काला सीरा रोग किसके कारण होता है? वायु प्रदूषकों के कारण। और इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पर ईंट के भट्टे, यानी ईंटें पकाने के जहाँ पर भट्टे होते हैं वहाँ पर आम की बाग नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईंटों को पकाने के लिए उसको जलाया जाता है और जलाने के दौरान वहाँ से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो आम की बागवानी को हानि पहुँचाने का कार्य करते हैं या फिर आम का एक काला सीधा रोग है वो वहाँ पर हो जाता है। इसलिए ईंट के भट्टे जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप आम की बागवानी खेतों में नहीं लगाएं, ठीक है। ये तो मैंने बात कर ली रोग कारकों का वर्गीकरण की। अब बात करते हैं कि भाई कुछ ऐसे रोग होते हैं जो छुटपुट होते हैं। छुटपुट का मतलब कहीं कहीं पर पाए जाते हैं, कहीं पर नहीं पाए जाते। सभी जगह पर ये बीमारियां हैं वो नहीं होती, ठीक है। छुटपुट बीमारियां होती है। तो छुटपुट बीमारी का मतलब क्या हुआ कि वह पादप रोग जो अनियमित अंतराल पर कभी कभी है वो देखने को मिलता है, तो इसको कहते हैं छुटपुट या कदाचित रोग। तो ऐसे छुटपुट रोग है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ककड़ी का कोणीय पत्ती धब्बा रोग, ये एक छुटपुट बीमारी है पादप। दूसरे होते हैं स्थानिक। स्थानिक का मतलब है कि उसी स्थान पर यानी कि उसी इंडिविजुअल जगह पर ही वो बीमारी उत्पन्न होती है, बाकी कहीं जगह पर नहीं होती है, तो इसको कहते हैं एंडेमिक डिजीज। वे पादप रोग जो एक विशेष स्थान पर उत्पन्न होते हैं तो वो हो जाते हैं आपके स्थानिक। जैसे आलू का मस्सा रोग। आलू का मस्सा रोग है ये पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में ही होता है, बाकी कहीं पर ये बीमारी नहीं होती, तो इसको कहते हैं एंडेमिक या स्थानिक डिजीज। एक होता है महामारी रोग। महामारी का मतलब क्या हुआ? जब कोई रोग है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा फैल जाता है तो इसको कहते हैं महामारी। जैसे कि अभी कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है, तो ये है महामारी, यानी कि उस रोग के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग संक्रमित होते हैं। तो उसी प्रकार से पादपों में भी वही होता है कि अधिक हानि पहुंचती है। यदि एक साथ अधिक पादपों को हानि पहुंचती है तो वो हो जाएगी पादप महामारी। कौन सी महामारी? पादप महामारी। तो ऐसी महामारियां होती हैं। गेहूं का रोली रोग, ये महामारी है गेहूं की, ठीक है। दूसरा गन्ने का लाल सड़न रोग, चावल का ब्लास्ट रोग, आलू का लेट ब्लाइट, आलू का पचेती झुलसा रोग, ये समस्त की समस्त महामारियां हैं जो एक साथ है वो सभी पादपों को संक्रमित करने का कार्य संपादित करते हैं। सर्वव्यापी रोग, सर्वव्यापी का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा रोग है वो पूरी जगह पर, सर्वव्यापी सभी जगह पर है वो देखने को मिल जाता है। तो ऐसा सर्वव्यापी रोग क्या होते हैं? आलू का पछेती अंगमारी रोग जो लगभग सभी जगह देखने को मिल जाएगा, गेहूं का रोली रोग, और ये रोग तभी अपने लक्षण प्रदर्शित करता है जब अनुकूलन परिस्थितियां आती है, तभी पता चलता है कि ये बीमारी हुई है, अन्यथा नहीं चलती। अब
फसल के आधार पर हैं वो अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। पहला है धान्य फसल। धान्य फसल मतलब अनाज उत्पादक वाली फसलों में कौन कौन से रोग होते हैं, उसमें है पहला गेहूं का रोली रोग और जौ का कंड रोग। तिलहनी फसल जो तेल देती है, सरसों का सफ़ेद रोली रोग जो कॉमन बीमारी है और होती है आपके सरसों का सफ़ेद रोली रोग या इसको कहते हैं सरसों का सफ़ेद कीट रोग। ये होता है एल्बुगो, एक कवक है, उस एल्बुगो के द्वारा। मूंगफली का टिक्का रोग ये होता है आपके कवक है स्क्लेरोस्पोरा के द्वारा। दलहनी फसलों के रोग, दलहनी में चने का उखटा रोग, ठीक है, और मूंग का पीला मोज़ेक रोग। और मूंग का पीला मोज़ेक रोग है वो वायरस के कारण, नाम से स्पष्ट है पीला मोज़ेक, और मोज़ेक का मतलब है वायरस से। सब्जियों के रोग, आलू का पछेती झुलसा रोग और टमाटर का पर्णकुंचन रोग, बैंगन का लघुपर्ण रोग, ये आपके सब्जियों के रोग। फलों के कॉमन बीमारी है नींबू का सिट्रस कैंकर और आम एवं बेर का छासिया रोग। बागवानी फसलों में चाय का लाल रोली रोग ये लिखा हुआ पड़ा है, और दूसरा कॉफ़ी का फ्लोएम उत्तक से रोग या कॉफ़ी का रोली रोग। औषधीय जो मेडिसिनल औषधियाँ आती है उसके रोग, ग्वार भाटे का तना गलन रोग, तुलसी का उखटा रोग जैसे रोग देखने को मिल जाते हैं। ये बात की अपन ने फसलों के आधार पर कि धान्य फसल में कौन सी बीमारी होती है, तिलहनी, दलहनी, सब्जियों में, फलों में और औषधियों में। अब सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अजीवित कारक के द्वारा, यानी कि डिसऑर्डर्स ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि पोषक तत्वों की न्यूनता के कारण, पोषक तत्वों की न्यूनता के कारण पादपों में कौन कौन सी बीमारी होती है। तो पौधे की वह विकृति जो किसी अजैविक कारक के द्वारा उत्पन्न होती है, जो जीवित नहीं है, कैसा है, अजीवित कारक है, उसे संक्रमणकारी नहीं होते, यानी कि उनके माध्यम से कोई संक्रमण नहीं फैलता। कवक से तो क्या होता है, एक पादप से दूसरे पादप में इसका संचरण हो जाता है, लेकिन उनके द्वारा इसमें संचरणकारी बीमारी नहीं है, यानी कि उसी इंडिविजुअल पौधे के भाग को ही संक्रमित करेगी, दूसरे भाग को, दूसरे पौधे के पादप में इसके लक्षण है वो देखने को नहीं मिलेंगे, जिसे डिसऑर्डर, विकार कहते हैं, ठीक है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मृदा में आवश्यक पोषकों की तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है, यानी कि पौधे में कोई विकार या डिसऑर्डर उत्पन्न होता है तो मिट्टी में पोषक तत्व की न्यूनता, यानी कि उसकी कमी के कारण ये होता है, जिसे पादप को यदि उपलब्ध नहीं होता है, यदि पादप को उपलब्ध नहीं हो पाता है तो नहीं होने की स्थिति में फसल में भूख के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिसे पौधे में पोषण न्यूनता विकार की वजह से, जैसे कि जिंक की कमी से चावल, धान का खीरा रोग, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिंक पोषक तत्व की कमी के कारण चावल का खीरा रोग उत्पन्न होता है। दूसरा, मैग्नीज की कमी के कारण जय का धूसरचित्ती रोग, ग्रे स्पैट, कैल्शियम की कमी से टमाटर का पुष्पाग्र गलन रोग, और मोलिब्डेनम की कमी के कारण फूल गोभी का वेव टेल रोग। ये ऐसे बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी के कारण अलग अलग प्रकार के पादपों में देखने को मिलते हैं, तो वो आप 11वीं की एग्रीकल्चर साइंस से देख लें। ऋतुओं के आधार पर वर्षा ऋतु में आपके बाजरे का मृदुरोमिलासिता बीमारी कॉमन है। दूसरा, कपास का जड़ गलन रोग, ये वर्षा ऋतु में बीमारियां होती है। शरद ऋतु में गेहूं का रोली रोग, आलू का अंगमारी रोग, सरसों का सफ़ेद रोली रोग, जौ का धारीदार रोग इत्यादि। ग्रीष्म ऋतु में एक कॉमन बीमारी है सूरजदाग,
जो गर्मियों में होती है सूरजदान। ठीक, ओके, थैंक यू।